हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो क्रिकेट के ऊपर है। क्रिकेट के कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक रूल के बारे में इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन आईडीज़ के द्वारा जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट के अंदर टोटल 42 रूल होते हैं। इस वीडियो में हम सारे रूल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए, जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्रिकेट का ग्राउंड होना चाहिए। इस तरह से होता है कुछ क्रिकेट का ग्राउंड, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के ग्राउंड में। यहाँ पर ही बैट्समैन और बॉलर है वो खेलते हैं। क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसकी डायमेंशन फिक्स्ड नहीं होती है, यानी कि इसका जो डायमीटर है ये निर्धारित नहीं होता, लेकिन एक आदर्श ग्राउंड का जो डायमीटर है उसको माना जाता है कि वो इसी बीच में वेरी करता है, 450 फीट से लेकर 500 फीट के बीच में। अगर मीटर में देखा जाए तो 137 मीटर से लेकर 150 मीटर के बीच में ही वेरी करता है। फिर उसके बाद हम कुछ फील्ड पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, क्रिकेट ग्राउंड को अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ पिच। इस लाइन ऑफ पिच के जो इस तरफ का एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन साइड। जो इस तरफ का एरिया है इसको बोलते हैं ऑफ साइड। ये वाली जो पोजीशन है ये एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए है, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए यही पोजीशन जो है रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, बैट्समैन के राइट साइड पर जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी ऑफ साइड, और जो लेफ्ट साइड पर रहेगी वो रहेगी ऑन साइड। और इस तरह से ये वाला जो सर्कल था, इस वाले सर्कल को 30 यार्ड सर्कल बोलते हैं, या ये 27.4 मीटर सर्कल होता है। और इस सर्कल के अंदर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं इनफील्ड, और जो बाहर वाला एरिया होता है इसको आउटफील्ड बोलते हैं। और इनफील्ड के अंदर यहाँ बीच में पिच होती है। पिच पर देखिए, एक स्ट्राइकर एंड रहेगा, एक नॉन स्ट्राइकर, जहाँ पर कि स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन रहेगा और यहाँ पर बॉलर। और बैट्समैन के बिल्कुल पीछे यहाँ पर विकेट कीपर रहता है। और विकेट कीपर के साथ में यहाँ पर स्लिप्स लगाई जा सकती है, या तो कोई भी स्लिप नहीं लगाई जा सकती, या तो एक स्लिप भी हो सकती है, दो भी, तीन भी या चार भी। तो 9 फील्डर तक यहाँ पर स्लिप पोजीशन में लगाए जा सकते हैं। अगर ये स्लिप वाला प्लेयर थोड़ा पीछे खड़ा हो यहाँ पर तो इसे फ्लाई स्लिप कहते हैं। इस तरह से ही यहाँ पर देखिए, इसके जो साथ में ये वाली पोजीशन होती है इसको बोलते हैं गली। और इसके ही अपोजिट, गली के अपोजिट होता है देखिए लेग गली पोजीशन ऑन साइड पर। और यहाँ पर देखिए ऑफ साइड पर, फिर यहाँ पर बैट्समैन के जो नज़दीक होता है, ये काफ़ी नज़दीक खड़ा रहता है, इसको बोलते हैं स्लिप पॉइंट पोजीशन। और ऑन साइड पर शॉर्ट लेग पोजीशन। और इस तरह से देखिए, पिच के मिडल में सिली मिड पॉइंट होता है, और यहाँ पर सिली मिड ऑफ। और यहाँ पर दो अंपायर होते हैं, एक अंपायर यहाँ पर खड़ा रहेगा, दूसरा लेग अंपायर होता है जिसकी पोजीशन होती है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, क्रिकेट में थर्ड अंपायर भी होता है, जो कि फील्ड पे नहीं रहता है, जो कि स्क्रीन के माध्यम से पूरे मैच पे नज़र बनाए रखता है। इन केस अगर यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड अंपायर डिसीजन नहीं ले पाते तो वो थर्ड अंपायर को रेफर कर देते हैं, और थर्ड अंपायर यहाँ पर पूरी परिस्थिति को देख कर, चेक करके फिर डिसीजन देता है, और थर्ड अंपायर का डिसीजन ही फिर फाइनल होता है। आप देख रहे होंगे ये जो पोजीशन हमने पढ़ी ये पिच के आसपास की पोजीशन है। ये अब आगे की जो पोजीशन है हम कुछ इमेजिनरी लाइन के द्वारा समझेंगे। अगर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दूँ तो ये वाली जो एरिया होता है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है थर्ड मैन। और अगर यहाँ से देखिए, ये वाली पोजीशन है पॉइंट। इस तरह से ये वाला जो एरिया रहेगा कवर, यहाँ पर जो है कवर पोजीशन रहेगी। और ये मिड ऑफ, इस तरह से ये मिड ऑन, और यहाँ पर मिड विकेट, ये स्क्वायर लेग और फाइन लेग। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पर देखिए। इसके अलावा यहाँ पर जो बिल्कुल स्ट्रेट हमारी जो लाइन ऑफ पिच पे एक पोजीशन होती है, ये लॉन्ग स्टॉप पोजीशन।
और उसी तरह से दूसरी साइड पे देखिए स्ट्रेट हिट, और स्ट्रेट हिट के ही साइड में ऑफ साइड में देखिए ये है लॉन्ग ऑफ पोजीशन और ये लॉन्ग ऑन पोजीशन। इनके अंदर ही हमारी और भी बहुत सी पोजीशन होती है, उनको समझने के लिए हम पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर फील्डर यहाँ पर क्रीज लाइन से अंदर की तरफ को मूव करता है तो उसको फॉरवर्ड पोजीशन बोलेंगे, और अगर बाहर की तरफ को मूव कर रहा है तब उसको बैकवर्ड पोजीशन बोलेंगे। इस लाइन ऑफ पिच के अंदर की तरफ को अगर कोई फील्डर मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे फाइनर पोजीशन, और अगर बाहर को मूव कर रहा है तो उसको वाइडर पोजीशन बोलेंगे। और अगर इस तरह से कोई खिलाड़ी इस 30 यार्ड सर्कल के अंदर को मूव करता है उसको शॉर्टर बोलते हैं, और अगर बाहर को मूव करता है तो उसको लॉन्गर पोजीशन बोलेंगे। और उस तरह से ही अगर इस तरफ को, इस लाइन ऑफ पिच के इस तरफ को देखिए कोई खिलाड़ी मूव कर रहा है इस तरह से तो उसको लॉन्गर बोलेंगे, और इस तरफ को कोई मूव कर रहा है तो उसको स्क्वेरर बोलेंगे। अब ये चीज़ें समझने के बाद आगे की पोजीशन समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये प्लेयर अंदर की तरफ को मूव करता है तो यहाँ पर पोजीशन हो जाती है शॉर्ट थर्ड मैन, और अगर ये डीप में है पीछे चला जाता है तो ये डीप थर्ड मैन, और इस तरह से ही यहाँ पर देखिए फाइन थर्ड मैन और स्क्वेयर थर्ड मैन हो गया। इस तरह से पॉइंट के एरिया में ये देखिए बैकवर्ड पॉइंट एरिया हो गया और ये फॉरवर्ड पॉइंट एरिया, और अगर पीछे हैं डीप में है तो डीप पॉइंट, और पॉइंट और कवर के बीच में ये एरिया होता है कवर पॉइंट पोजीशन होती है। इसी तरह से यहाँ पर शॉर्ट कवर हो गया, और अगर ये खिलाड़ी पीछे चला जाता है ठीक है बाउंड्री के पास तो डीप कवर, और इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर, अगर पीछे बाउंड्री के पास ये डीप एक्स्ट्रा कवर। फिर मिड ऑफ में देखिए शॉर्ट मिड ऑफ पोजीशन यहाँ पर, और ये हो गई डीप मिड ऑफ पोजीशन, और उस तरह से लॉन्ग ऑफ के पास में वाइड लॉन्ग ऑफ हो गया इस तरफ को, ठीक है, और इसमें इस तरफ को क्या हो गया स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पोजीशन। फिर इस तरह से ही ये स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और ये वाइड लॉन्ग ऑन, और मिड ऑन में देखिए अगर ये प्लेयर अंदर की तरफ को जाता है ये शॉर्ट मिड ऑन, और अगर बाहर की तरफ को जाता है तो ये डीप मिड ऑन, और इस तरह से ही मिड विकेट में रहेगा शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट। और डीप के अंदर भी अगर प्लेयर देखिए इस तरफ को जा रहा है तो ये डीप फॉरवर्ड मिड विकेट हो गया, और इनके ही बीच में एक पोजीशन होती है उसको बोलते हैं कव कॉर्नर पोजीशन। फिर है स्क्वेयर लेग के अंदर देखिए बैकवर्ड स्क्वेयर लेग और ये फॉरवर्ड स्क्वेयर लेग पोजीशन, इस तरह डीप में डीप स्क्वेयर लेग पोजीशन। और सिमिलरली अगर यहाँ पर ये डीप वाला प्लेयर इस तरफ को चला जाता है तो बैकवर्ड डीप स्क्वेयर लेग पोजीशन हो जाएगी, और इस तरफ को जाता है तो फॉरवर्ड डीप स्क्वेयर लेग पोजीशन हो जाएगी। फिर फाइन लेग में देखिए अंदर की तरफ प्लेयर अगर मूव करता है तो शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन, अगर इस तरफ को मूव करता है तो स्ट्रेट फाइन लेग पोजीशन, और यहाँ पर इस तरफ को मूव करता है तो ये स्क्वेयर फाइन लेग पोजीशन होगी। फिर पीछे बाउंड्री में के पास ये डीप फाइन लेग पोजीशन हो जाएगी। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोजीशन लॉन्ग लेग पोजीशन। ये हो गई सारी फील्डिंग पोजीशन। अब हम पिच की मेजरमेंट को देखते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है क्रिकेट पिच। यहाँ पर दोनों ही साइड में स्टंप्स लगे रहते हैं, और इसकी जो टोटल लेंथ होती है स्टंप से लेकर दूसरे स्टंप तक वो होती है 22 यार्ड्स या 20.12 मीटर्स, और इसकी विड्थ कितनी होती है वो होती है 10 फीट या 3.048 मीटर। और पिच में देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं पॉपिंग क्रीज, और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं बॉलिंग क्रीज, और इस वाली लाइन को बोलते हैं रिटर्न क्रीज। पॉपिंग क्रीज से लेकर एंड लाइन तक का डिस्टेंस है 2.44 मीटर या 8 फीट, और इसका डिस्टेंस यहाँ वाइड लाइन से दूसरी वाइड लाइन तक का डिस्टेंस होता है 2.64 मीटर या 8.8 फीट। तो हमने पढ़ा पिच में दोनों तरफ में स्टंप्स लगे रहते हैं, इनकी मेजरमेंट क्या होती है। अब देखिए इसको विकेट्स भी बोलते हैं। ये वाले इसमें होती हैं स्टंप्स, ठीक है, 3 स्टंप्स इसमें लगे रहते हैं,
और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? ग्राउंड से ऊपर जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 28 इंचेस या 71.1 सेंटीमीटर। और इस तरफ को कितना डिस्टेंस होता है इसका टोटल? वो होता है 28.9 सेंटीमीटर या 9 इंचेस। ये जो आपको स्टंप के ऊपर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बेल्स। ये इस पे अटैच नहीं है, ये सिर्फ इसके ऊपर रखी जाती हैं। जब भी यहाँ पर स्टंप पे बॉल बजती है तो यहाँ पर बेल गिर जाती है और खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और इन बेल की लेंथ कितनी होती है? इनकी लेंथ 11.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी ब्रेड्थ 1.3 सेंटीमीटर होनी। फिर है क्रिकेट की बॉल। आमतौर पर हम कई तरह की बॉल यूज़ करते हैं क्रिकेट में। टेनिस बॉल है, सिंथेटिक बॉल है, रबर बॉल, प्लास्टिक बॉल। लेकिन जो ऑफिशियल कंपटीशन होते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन है, उनमें इस तरह की लेदर बॉल यूज़ की जाती हैं जिसका वेट होता है 5.50 से लेकर 5.75 ऑन्स, या ग्राम में देखें तो 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक के जो वेट होता है इस बॉल का होता है। क्रिकेट के अंदर जो बैट यूज़ किया जाता है उसमें देख, इसमें ये वाला जो एरिया है जहाँ से बैट पकड़ा जाता है इसको हैंडल बोला जाता है, और ये वाला जो पूरा एरिया है इसको ब्लेड बोला जाता है, और ये जो लास्ट वाला एरिया है जो इसका टिप होता है इसको टो बोला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाले एरिया को शोल्डर बोलते हैं, और ये स्प्लाइस, इस तरह से ये फेस, और ये जो उभरा हुआ कुछ एरिया रहता है इसको स्पाइन बोलते हैं, और ये यहाँ पर होता है स्वीट स्पॉट। और साइड वाला जो एरिया होता है ये होता है एज, और बैट का ये जो उभरा हुआ पार्ट रहता है मोटा वाला पार्ट इसको स्वेल बोलते हैं। और क्रिकेट बैट की मेजरमेंट क्या रहती है? इसमें जो बैट होता है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक? ये होती है 38 इंचेस या 96.5 सेंटीमीटर। और ये कितना चौड़ा होता है? ये होता है 4.25 इंचेस या 10.8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बैट का जो हैंडल है वो कितना होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो इस पूरे क्रिकेट बैट का 52% होना चाहिए। और बैट का ये जो उभरा हुआ पार्ट रहता है बीच में, इसकी मोटाई या डेप्थ कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2.64 इंचेस या 6.7 सेंटीमीटर्स। और जो किनारे से होता है ये होना चाहिए 1.56 इंचेस या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी जो एजेस है वो नहीं होनी चाहिए। फिर है क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? एक टीम में इसमें 11 खिलाड़ी होने चाहिए और सब्स्टिट्यूशन इसमें 5-5 होते हैं, यानी कि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी और 5 सब्स्टिट्यूशन इसमें होते हैं। और क्रिकेट का मैच कितने टाइम तक चलेगा या कितने ओवर का होता है ये उसके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। क्रिकेट में ओडीआई मैच होते हैं यानी वनडे इंटरनेशनल मैच होते हैं, T20 मैच होते हैं और टेस्ट मैचेस होते हैं। जो ओडीआई मैच होता है वो होता है 50 ओवर की, इसमें एक इनिंग होती है, और T20 हमारा 20 ओवर का होता है। और टेस्ट मैच यहाँ पर 5-5 दिन तक चलते हैं और एक ओवर के अंदर 6 बॉलें होती हैं। अब हम उसके बाद थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मैच बेसिकली खेला कैसे जाता है। मैच की शुरुआत टॉस से होती है, और जो भी टीम टॉस जीत जाएगी वो ये चूज कर सकती है कि उन्होंने पहले बैटिंग करनी है या फिर फील्डिंग करनी है। इस तरह से जो टीम यहाँ बैटिंग करेगी उसको बैटिंग टीम बोला जाएगा, जो टीम यहाँ फील्डिंग या बॉलिंग करेंगे उनको बॉलिंग टीम बोला जाता है। और इस तरह से टॉस से ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी और कौन सी टीम पहले इनिंग में बॉलिंग करेगी। और जो भी टीम बैटिंग करेगी उनके 2 प्लेयर क्रीज पर आएंगे, और जो बॉलिंग टीम है उनके सारे ही प्लेयर फील्ड पर रहेंगे जो फील्डिंग करेंगे, और एक प्लेयर यहाँ बॉलिंग करेगा। और जो बैटिंग टीम होती है उनका उद्देश्य होता है उन्होंने अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने होते हैं, और जो बॉलिंग टीम होती है उनका उद्देश्य रहता है ज़्यादा रन बनने से रोकना, और उनकी कोशिश रहती है कि वो यहाँ बैट्समैन को जल्दी से जल्दी आउट कर दे, और इस तरह की बॉल डालें कि बैट्समैन यहाँ ज़्यादा रन ना बना पाए। वहीं दूसरी तरफ बैट्समैन का उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना, और रन बनाने के लिए बैट्समैन पिच में विकेट के बीच में दौड़कर वो रन बना सकता है, और यहाँ पर वो दौड़कर 1 रन, 2 रन, 3 रन या 4 रन तक वो दौड़कर ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि बॉल मारने के बाद वो कितनी दूर गई हो या फिर बॉल फील्डर की
पहुंच से वो कितनी दूर है, फील्डर कितनी देर में बॉल को पकड़ता है। और अगर बॉल यहाँ पर नज़दीक होती है तो वो सिंगल रन भी दौड़कर ले सकता है। अगर बॉल थोड़ी दूर है तो डबल रन, ट्रिपल रन भी खिलाड़ी ले सकता है। इस रन दौड़कर लेने के अलावा खिलाड़ी डायरेक्टली यहाँ 4 और 6 रन भी ले सकते हैं, यानी चौका और छक्का भी लगा सकते हैं। अगर खिलाड़ी बॉल को बाउंड्री के बाहर मार देता है तो वो 4 या 6 रन भी उसको दिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बॉल अगर यहाँ बाउंस करते हुए बाउंड्री के बाहर गई होती है तो यहाँ पर 4 रन दिए जाता है। और लेकिन अगर बॉल यहाँ हवा में होते हुए बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो यहाँ पर 6 रन दिए जाते हैं। बैट्समैन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में बॉल को मारकर रन ले सकते हैं। इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में वो मार सकते हैं बॉल को। और फील्डर का काम क्या है, बॉल को पकड़ना और जल्दी से जल्दी यहाँ बॉलर तक या विकेट कीपर तक बॉल को पहुंचाना, यानी पिच तक बॉल को पहुंचाना। और इस तरह से यहाँ बैटिंग टीम जो है वो 50 ओवर तक ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेगी। हाँ, लेकिन अगर 50 ओवर से पहले ही इनकी टीम के सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं, यानी 10 विकेट्स यहाँ पर उड़ जाती हैं 50 ओवर होने से पहले ही, तब यहाँ पर इनिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और उस टाइम तक जितना भी स्कोर हुआ होगा, दूसरी टीम अगर उससे ज़्यादा स्कोर करती है या ज़्यादा रन बनाती है तब यहाँ पर दूसरी टीम जीत जाती है। और इस तरह से गेम चलता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पहली टीम जो बैटिंग करने आई थी उसने 310 रन बनाए, और अब अगर दूसरी टीम को जीतना है तब उसको 311 रन बनाने होते हैं। अगर वो 310 से कम रन बनाती हैं तो यहाँ पर ये वाली टीम जीत जाएगी, और अगर ज़्यादा रन बना लेती हैं तो टीम भी यहाँ पर जीत जाएगी। इस तरह से यहाँ मैच में निर्णय होता है कि कौन सी टीम जीतती है, कौन सी हारती है। अब देखिए खिलाड़ी कितने तरीक़ों से आउट हो सकते हैं। यहाँ पर 11 ऐसे तरीके हैं जिससे एक बैट्समैन जो है वो आउट हो सकता है या बैट्समैन को आउट किया जा सकता है। पहला है बोल्ड। अब बोल्ड में देखिए क्या होता है, अगर यहाँ खिलाड़ी बॉल को मारने में चूक जाता है और बॉल सीधा जाकर स्टंप में लगती हैं और उनकी स्टंप्स उड़ जाती हैं तो यहाँ पर बोल्ड होता है, ठीक है, इसको बोल्ड आउट बोलते हैं। फिर है स्टंप आउट। तो स्टंप आउट में क्या होता है कि खिलाड़ी अगर खेलते हुए क्रीज लाइन के आगे निकल जाता है पूरी तरह से और बॉल यहाँ पर विकेट कीपर के पास चल जाती है तो विकेट कीपर पीछे स्टंप उड़ा देगा, ठीक है, और खिलाड़ी स्टंप आउट हो जाएगा। फिर है हिट विकेट। हिट विकेट में क्या है कि खिलाड़ी अगर काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है और उसके बॉडी का कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है और अपने ही बॉडी के किसी पार्ट से या फिर बैट से पीछे स्टंप उड़ जाते हैं, तब वो हिट विकेट हो जाता है। फिर चौथा है LBW। LBW यानी लेग बिफोर विकेट। LBW में देखिए क्या होता है कि अगर खिलाड़ी अपनी टांग विकेट के बीच में लेके आता है तब उसको LBW बोल के आउट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हर बार LBW देकर आउट नहीं किया जाता है। अंपायर को यहाँ काफ़ी सोच समझकर फैसला देना होता है। उनको ये देखना होता है कि अगर ये खिलाड़ी पाँव को बीच में नहीं लेके आता तब क्या ये बॉल यहाँ स्टंप को लग रही थी या नहीं लग रही थी। ज़्यादातर LBW के डिसीजन जो है वो थर्ड अंपायर के लिए जाते हैं, और थर्ड अंपायर यहाँ पूरी सिचुएशन को चेक करके देखता है कि बॉल की हाइट लेंथ किस तरह की थी, कि वो बॉल अगर स्टंप को जाके लग रही थी या नहीं लग रही थी, ठीक है। अगर तो बॉल यहाँ स्टंप को डायरेक्टली जाके लग रही थी तब LBW दे के उसे आउट कर दिया जाएगा, और अगर बॉल यहाँ पर नहीं लगने वाली थी स्टंप को तब इस सिचुएशन में यहाँ पर आउट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है कैच आउट। कैच आउट एक कीपर के द्वारा भी हो सकता है, फील्डर के द्वारा या बॉलर के द्वारा भी कैच किया जा सकता है बॉल। अब कैच आउट में देखिए क्या है, बॉलर ने बॉल करवाई, बैट्समैन ने बॉल मारी और बॉल हवा में, और किसी भी प्लेयर ने, किसी भी फील्डर, कीपर या बॉलर के द्वारा अगर बॉल डायरेक्टली कैच कर ली जाती है तो ये कैच आउट हो जाएगा। अगर बॉल यहाँ टप्पा खाते हुए किसी फील्डर के पास चल जाती है तो वो कैच आउट नहीं होगा। अगर बॉल हवा में ही है और फील्डर उसे कैच कर लेते हैं तो वो कैच आउट हो जाएगा। और छठा तरीका है इसमें रन आउट। अब रन आउट में क्या होता है, देखिए बैट्समैन जो है वो रन ले रहे हैं और यहाँ पर अगर प्लेयर जो है वो क्रीज पर टाइम से नहीं पहुँच पाता है, उससे पहले ही यहाँ फील्डर या कीपर के द्वारा स्टंप उड़ा दिए जाते हैं। कि यहाँ पर देखिए ये खिलाड़ी क्रीज तक नहीं पहुँच पाया, उससे पहले ही फील्डर ने यहाँ स्टंप उड़ा दिए, तो ये हो गया रन आउट। और ये 5-6 तरीके थे जो कि कॉमन होते हैं क्रिकेट में, अक्सर देखे जाते हैं कि इस तरह से प्लेयर आउट होते हैं।
इसके अलावा भी यहाँ पर और तरीके होते हैं जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे कि बॉल को अगर 2 बार यहाँ पर बैट्समैन हिट कर लेता है, या फिर बैट्समैन जानबूझकर कुछ इस तरह से दौड़ रहे हैं कि वो यहाँ स्टंप को हिट करने से रोक रहे हैं फील्डर को। 9th है टाइम आउट। इसमें देखिए जो नया बैट्समैन आएगा खेलने के लिए वो बाउंड्री लाइन को पार करना चाहिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ओडीआई मैचेस के अंदर वो 3 मिनट में जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना चाहिए, और टी20 के अंदर 120 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता एक बैट्समैन, नहीं तो वो आउट हो जाएगा। जो 10वां तरीका है वो है हैंडलिंग द बॉल। अगर बैट्समैन बॉल को यहाँ हाथ से टच करता है विदाउट अप्रूवल ऑफ द फील्डर, तब यहाँ बैट्समैन आउट हो सकता है अगर फील्डिंग टीम यहाँ अपील कर दे तो। फिर है रिटायर्ड आउट। अगर खिलाड़ी यहाँ पर फील्ड को छोड़ के नहीं जा सकते बैट्समैन, अगर वो आउट होते हैं तब वो फील्ड को छोड़ के जाएंगे, उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर आते हैं। फिर दूसरा उनको कोई इंजरी या चोट लग जाती है, तब वो यहाँ अंपायर की परमिशन से फील्ड को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, फिर भी अगर कोई प्लेयर फील्ड को छोड़ के जा रहा है तो उसे रिटायर आउट देख के यहाँ पर आउट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये 11 तरीके हैं जिससे कि एक बैट्समैन को आउट किया जा सकता है या बैट्समैन आउट होता है। फिर हम पढ़ेंगे बॉलिंग से रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। आपने क्रिकेट में वाइड बॉल तो सुना ही होगा। अब देखिए वाइड बॉल कैसे होती है। अगर तो बॉल इस वाइड लाइन के बाहर होती है और यहाँ पर बैट्समैन की रीच के बाहर है, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर यहाँ पर प्लेयर एक नॉर्मल गार्ड पोजीशन में खेल रहा है, नॉर्मल गार्ड पोजीशन यानी कि वो एक मिडल स्टंप और लेग स्टंप के बीच में यहाँ पर उसकी पोजीशन है, यहाँ पर वो खेल रहा है और कंटिन्यूसली इसी पोजीशन में खेल रहा है, और बॉलर बॉल डाल देता है और वो बैट्समैन की रीच के बाहर है बॉल, तब उस बॉल को वाइड बॉल दिया जाएगा। और अगर बैट्समैन अपनी नॉर्मल गार्ड पोजीशन के आगे आकर खेल रहा है तो इसी डिलीवरी को यहाँ पर वाइड बॉल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बैट्समैन जानबूझकर बॉल की रीच के बाहर चला जाए, और अगर यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो नॉर्मल गार्ड पोजीशन से पीछे जाके खेलता है और जो बॉल है वो उसकी रीच के बाहर होती है, तब वो वाइड बॉल नहीं होती है। अगर बॉलर से गलती हो जाती है और वो वाइड बॉल करा देता है तो वो बॉल काउंट नहीं होती और बैटिंग टीम को 1 रन दिया जाता है। और अगर वाइड बॉल पे कोई रन बनते हैं तो वो रन भी यहाँ पर बैटिंग टीम को दिए जाते हैं। एक दो और टर्म जो आपने बॉलिंग से रिलेटेड सुनी होगी, राउंड द विकेट और ओवर द विकेट बॉलिंग क्या होती है। अगर यहाँ बॉलर स्टंप के इस तरफ से बॉलिंग करवाता है तो उसको बोलते हैं ओवर द विकेट, और अगर इस तरफ से करवाते हैं तो उसको राउंड द विकेट बॉलिंग बोला जाता है। देखिए एक तो क्रिकेट में आपने वाइड बॉल सुना होगा, दूसरा नो बॉल। अब और नो बॉल को भी काउंट नहीं किया जाता, और अगर नो बॉल पे कोई रन बनते हैं तो वो रन बैटिंग टीम को दिए जाते हैं। अब नो बॉल होने के यहाँ कई रीज़न हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन होते हैं उसमें देखिए फ्रंट फुट नो बॉल, इसमें क्या है फ्री हिट दी जाती है। में क्या होता है अगर बॉलर का फ्रंट फुट जो है वो क्रीज लाइन के आगे चला जाता है बॉलिंग करते हुए, तब उसको नो बॉल दिया जाएगा, और जिसमें क्या है फ्री हिट दी जाती है। और फ्री हिट में देखिए क्या होता है कि बैट्समैन के पास एडवांटेज होता है कि वो बड़े शॉट मारे, सिक्सर मारे, क्योंकि फ्री हिट वाली बॉल पे जो बैट्समैन है वो आउट नहीं हो सकते सिवाय रन आउट के। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर बाउंसर करवाता है बॉलर, अब एक ओवर में 2 बाउंसर अलाउड होते हैं, लेकिन अगर 2 बाउंसर से ज़्यादा बॉलर एक ओवर में करवाता है तो उसको नो बॉल दिया जाता है। बाउंसर में क्या है अगर बॉल सिर के ऊपर से जाता है बैट्समैन के। तीसरा क्या होता है अगर बॉलर यहाँ बीमर करवाता है, यानी कि बाउंस किए बिना अगर बॉलर बैट्समैन की कमर के ऊपर बॉल करवाता है तब उसको बोलते हैं बीमर। अगर इस तरह की बॉल करवाता है तो वो भी नो बॉल होती है। ये कुछ 2-3 तरीके थे जो कॉमन होते हैं क्रिकेट के अंदर, और भी बहुत से तरीके हैं नो बॉल होने के। इसको आप आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर उसके बाद देखिए क्रिकेट में पावर प्ले होता है। पावर प्ले के क्या रूल होते हैं। ओडीआई मैचेस के अंदर पहली जो पावर प्ले लगती है, देखिए पहले 10 ओवर के अंदर 2 ही फील्डर अलाउड होते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर। फिर जब दूसरा पावर प्ले लगता है जो कि होता है 11 से 40 ओवर के बीच में,
उसमें मैक्सिमम 4 फील्डर जो है वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं। ये कितने 4 फील्डर रह सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर। उसके बाद जब तीसरा पावर प्ले होता है वो होता है लास्ट के 10 ओवर में, यानी 41 से 50 ओवर के बीच में जो थर्ड पावर प्ले चलता है उसमें मैक्सिमम 5 फील्डर अलाउड होते हैं इस 30 यार्ड सर्कल के बाहर। और T20 मैचेस के अंदर जो पहले 6 ओवर होते हैं इनिंग के, उसमें क्या होता है पावर प्ले मैंडेटरी होता है और 2 फील्डर इसमें अलाउड होते हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर। और जब 7वां ओवर शुरू होता है तो उसमें क्या है 5 फील्डर से ज़्यादा खिलाड़ी अलाउड नहीं होते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर, यानी कि मैक्सिमम 5 खिलाड़ी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं 7 ओवर के बाद। ये तो थे पावर प्ले के रूल। फिर है बॉल चेंज कब होती है। इसमें देखिए सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के अंदर हर इनिंग के स्टार्ट होने पर एक नई बॉल यूज़ की जाती है और 80 ओवर के बाद अगर बॉलिंग टीम का कैप्टन चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो नई बॉल मांग सकता है। इस तरह से ही जो वनडे मैचेस या 2020 मैचेस होते हैं उसमें भी हर इनिंग के शुरू होने पर एक नई बॉल यूज़ की जाती है और बीच में जो है वो बॉल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सिवाय जो कुछ कंडीशंस है इसमें यहाँ पर देखिए। एक तो अगर बॉल यहाँ पर डैमेज हो जाती है या फिर गुम हो जाती है तब बॉल को रिप्लेस किया जा सकता है। फिर दूसरा है अगर यहाँ पर कोई प्लेयर बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, लीगली मॉडिफाई करता है बॉल को, तब यहाँ पर बॉल अंपायर के द्वारा चेंज की जा सकती है। और तीसरा इसमें मैंने पहले कहा कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर 80 ओवर के बाद अगर बॉलिंग टीम का कैप्टन चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो न्यू बॉल को यहाँ पर ले सकते हैं। से हमने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली। क्रिकेट काफ़ी बड़ा गेम है, इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। आई होप जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए।